Hello, today we will start the topic of BSc part 3rd electronic spectrum, and in this series today we will study concept of potential energy for bonding and anti-bonding molecular orbitals, बंधी और अबंधी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा संकल्पना क्या होती है। इसके लिए हम ये मानते हैं कि दो ऊर्जा स्तर E0 और E1 हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए परिमेय हैं या परमिसिबल हैं। इन दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ हम आगे वाले चित्र में देखेंगे। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, द्विपरमाणु अणु के लिए दो स्थितिज ऊर्जा वक्र हैं। एक मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था या निचला E0 है और दूसरा E1 है। संक्रमण इसमें ऊर्ध्वाधर हो रहे हैं। इसी प्रकार हम उस चित्र में, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कंपन ऊर्जा स्तरों को भी इनकी कंपन संख्याओं को क्षैतिज रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे दो ऊर्जा स्तर बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल E0 और E1। इसमें जो लाइनें हैं, हॉरिजेंटल लाइनें, जो लाइनें खिंची हुई हैं, वो कंपन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करती हैं। अब जो चित्र A है उसमें ऊपरी ऊर्जा स्तर जिसमें कि अंतर्नाभिकीय दूरी समान रहती है वो प्रदर्शित करते हैं। ऊपरी और निचला दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्तर समान अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं। और फ्लैंक कंडन प्रिंसिपल के अनुसार एक ऊर्ध्वाधर संक्रमण जिसमें कि निम्न ऊर्जा स्तर E0 V=0 से ऊपरी ऊर्जा स्तर E1 V'=0 में होता है और स्पेक्ट्रल लाइन 0,0 बहुत तीव्र प्राप्त होती है तुलना में 10 से और 20 के, अर्थात ये अपेक्षाकृत दुर्बल होती हैं। अब अगर हम ये चित्र B पे आ रहे हैं तो उसमें निचले ऊर्जा स्तर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं, अतः इसमें ज़्यादा संभावित संक्रमण V=0 से V'=0 में नहीं होगा, बल्कि वो V1, V2 या V3 में हो सकता है। B में ये देख रहे हैं हम कि जो E0 है उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी कम है और जो E1 है उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी ज़्यादा है। दोनों की अंतर्नाभिकीय दूरियों में परिवर्तन होने के कारण जो संक्रमण होगा वो V=0 से V'=0 में नहीं होगा, बल्कि V=0 से V'=1 to 3 में होगा। इसी तरह से चित्र C में हम देख रहे हैं कि जो ऊपरी इलेक्ट्रॉनिक स्तर है और जो निचले इलेक्ट्रॉनिक स्तर है उसमें अंतर्नाभिकीय दूरी और भी ज़्यादा अधिक डिफरेंस से होती है, क्योंकि ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक स्तर है उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी ज़्यादा है, नीचे वाले E0 की कम है। तो इतना डिफरेंस होने के कारण उत्तेजन के लिए जो हम एनर्जी देंगे V=0 से, चाहे वो V=4 में जाए, 5 में जाए, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो V=0 से V=4-5 तक प्राप्त हो रही है। तो इस स्थिति में जो उत्तेजित अणु है उसको ज़्यादा ऊर्जा देने के कारण वो परमाणु में विभक्त हो जाता है, जिससे कि निकले परमाणु गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ले जाते हैं, जिससे इस प्रकार के संक्रमण में लगातार अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड की जो उत्पत्ति है वो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण के कारण होती है। अतः ये बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही अधिकतर अणु में विभिन्न बंध बनाने में भाग लेते हैं। अतः अभिलाक्षणिक जो अवशोषण अणु में उपस्थित बंध का प्रकार जानने के लिए सहायक है। तो जो UV और दृश्य, जो पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम है वो चौड़े अवशोषण बैंड से प्राप्त होते हैं, न कि तीक्ष्ण से। इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्तर में संक्रमण के साथ कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण हो जाता है, जिससे कि चौड़े अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो कि दिखने में संभव है लेकिन पराबैंगनी स्पेक्ट्रम नहीं देखे जाते हैं, अर्थात इसमें कुछ प्रतिबंध लगाते हैं जिसे कि हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। ये प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध यह है कि ऐसा संक्रमण जिसमें कि संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है वो संभव नहीं है। स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है? +12 और -12। तो अगर स्पिन क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है तो वो संक्रमण संभव नहीं है, नॉट अलाउड है और वो फॉरबिडन है, वर्जित है। दूसरा कि अगर ये जो दूसरा सिलेक्शन रूल है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट यानी अवस्था बहुलकता से संबंधित है। इसके अनुसार कि अगर एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में संक्रमण होता है तो वो वर्जित है। एकक अवस्था क्या होती है? सिंगलेट स्टेट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विपरीत
स्पिन में होते हैं। और त्रिक अवस्था क्या होती है? ट्रिपलेट स्टेट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पिन बदल के ऊपर जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। मतलब दो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और जो हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम है, तो उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है तो वो संक्रमण वर्जित है। और तीसरा जो सिलेक्शन रूल है वो यह है कि ऊर्जा की सममिति के कारण वर्जित संक्रमण से संबंधित है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लैंक कंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको हम पहले बता चुके हैं। यह जो सिद्धांत है, यह अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक मूलभूत सिद्धांत है और इसमें बैंडों के आकार और उसकी तीव्रता के बारे में जानकारी मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अणु के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से और इतने कम समय में, जैसे कोई 10⁻⁻15 सेकंड में हो रहे हैं, कि नाभिकों को गति करने का अवसर नहीं मिलता है और नाभिक के जो संवेग और स्थिति वही होती है जो कि संक्रमण से पहले थी, अतः नाभिकीय दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और संक्रमण में केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो इस प्रक्रम में अणु का वियोजन नहीं होता है और इन संक्रमणों को हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर संक्रमण कहते हैं, जैसा कि हम पहले के चित्र में देख चुके हैं। और यह सिद्धांत कंपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की तीव्रता को प्रदर्शित करने में उपयोगी होता है। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव description of sigma, pi and n molecular orbital, their energy levels and respective transitions or electronic transitions in different molecular orbitals। सिग्मा, पाई और n आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तरों तथा इनमें संक्रमण का विवरण और विभिन्न आणविक कक्षकों में संक्रमण। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है उसको हम यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उसमें जो बैंड जो मिलती हैं हमें, उनका जो उद्गम होता है वो क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण के द्वारा होता है। और हमें पता है वेव मैकेनिक्स के अनुसार, तरंग यांत्रिकी के अनुसार, दो परमाणु कक्षक संयोग करके दो आणविक कक्षक बनाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जैसे दो परमाणु कक्षक हैं ए और बी, ये दोनों मिलके एक तो दो आणविक कक्षक बनाते हैं, एक तो बॉन्डिंग होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिस प्रकार जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुविक कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार अणु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। और जब भी कोई अणु बनता है तो उसके बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बंधी कक्षकों में रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाते हैं, जो मजबूती से बंधे होते हैं, उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बंध में नहीं होते हैं, उसे हम बंधहीन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में ही रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन सिग्मा के लिए होता है सिग्मा स्टार, पाई के लिए होता है पाई स्टार और एन का कोई भी विपरीत बंधी नहीं होता है। तो मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं और विपरीत बंधी कक्षकों में चले जाते हैं। सिग्मा और पाई संबंधित विभिन्न विपरीत बंधी सिग्मा स्टार, पाई स्टार और एन का कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। और इन सब की एनर्जी अगर हम देखते हैं तो सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। एनर्जी जो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं तो सबसे कम एनर्जी हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी ज़्यादा एनर्जी है पाई की, जैसे कि हम देख रहे हैं। उससे ज़्यादा एनर्जी है नॉन बॉन्डिंग की, उससे ज़्यादा है पाई स्टार की और सबसे ज़्यादा है सिग्मा स्टार की। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है कितने तरह के ट्रांजिशन कर सकता है? सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसके आधार पे हम अलग अलग ट्रांजिशन पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा से सिग्मा स्टार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार जो अवशोषण है वो केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें कि सिग्मा बंध बने हुए होते हैं और ये ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण होता है, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी सबसे कम होती है और इस सिग्मा स्टार की एनर्जी मैक्सिमम होती है, जैसा कि हम इस चित्र में दिखा चुके हैं। अब चूँकि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से मजबूती से बंधे हुए होते हैं, इसलिए संक्रमणों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे संक्रमणों में अवशोषण जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होते हैं। इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इनमें फार
अल्ट्रावायलेट रीजन, फार अल्ट्रावायलेट रीजन ज़रूरी है, और इसमें चूँकि फार एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसलिए तरंग दैर्घ्य कम होनी चाहिए, इसलिए लैम्डा इज़ लेस देन 2000 नैनोमीटर होनी चाहिए। अतः वे सारे यौगिक जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं हो, कोई पाई बंध नहीं हो, जिसको कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बॉन्ड होता है। इसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मीथेन, ईथेन, आइसोप्रोपेन। तो मीथेन के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 125 नैनोमीटर और ईथेन के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 135 नैनोमीटर। तो दूसरा ट्रांजिशन हम पढ़ेंगे नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। इसके लिए थोड़ी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी संतृप्त यौगिक में अगर अबंधी इलेक्ट्रॉन हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो वाले परमाणु से युक्त जो समूह होता है वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, जैसे कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार संक्रमण संभव है। अबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले परमाणु कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब होते हैं। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का वो नियर अल्ट्रा वायलेट रीजन से होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन से अणु हैं जो कि N/S रखते हैं, वो हैं एल्केनॉल, थायोल, संतृप्त अमीन। इसमें नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। और इसमें जैसे एथिल मेथिल अल्कोहल या मिथाइल आयोडाइड में इनके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 227, 174 और 258 नैनोमीटर होती है। अब हम दूसरे ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसा कि इसमें स्पष्ट है देखने से, एक ऐसा अणु जिसमें कि पाई बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये जो संक्रमण होता है वो असंतृप्त यौगिकों में होता है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक जो एनर्जी होती है वो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार से कम होती है और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार से ज़्यादा होती है। ऐसे संक्रमण वाले जो यौगिक होते हैं वो यूवी या विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके लिए जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक तो है इथिलीन जिसमें कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 180 होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है कि नॉन बॉन्डिंग वाला ऑक्सीजन भी मौजूद है और पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसमें दो तरह के ट्रांजिशन होंगे, पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं पाई से पाई स्टार संक्रमण, लास्ट पढ़ रहे हैं हम नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार संक्रमण। अब किसी भी अणु में यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से युक्त परमाणु हो, दूसरे परमाणु से संतृप्त बंध बना रहा हो, तो उसमें नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जो है संक्रमण होते हैं। संतृप्त बंध बना रहा है। इस संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए नियर अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कार्बोनिल वाले मॉलिक्यूल्स, N डबल बॉन्ड N जिसमें एजो ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड S, इस सब में नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो पॉसिबल होता है। तो इस तरह से हमने आज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या पढ़ा है कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़ा है, उसके बाद हमने सिलेक्शन रूल पढ़े हैं, उसके बाद फ्लैंक कंडन प्रिंसिपल पढ़ा है और उसके बाद सारे विभिन्न तरह के ट्रांजिशंस और उनकी थ्योरी पढ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो अब ये कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है या जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनकी यूजेस क्या क्या होते हैं, कि किसी भी यौगिक का हम संरचना निर्धारण कर सकते हैं, किसी भी यौगिक को अगर पहचान करनी हो, आइडेंटिफाई करना हो तो हम कर सकते हैं, किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति प्रदर्शित करनी हो तो हम कर सकते हैं, किसी भी यौगिक में अगर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता करना हो, समपक्ष विपक्ष समावर्तक का पता करना हो तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा मात्रात्मक विश्लेषण अगर हमें करना हो तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के द्वारा कर सकते हैं, आणविक भार का निर्धारण कर सकते हैं और जो रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं और अकार्बनिक यौगिकों की संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।